हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्टडी हो रही होगी आप सबकी बहुत अच्छी। लॉकडाउन के पीरियड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आ रही है, स्टूडेंट स्टार्टिंग में पढ़े, फिर थोड़ा बोर हो गए, फिर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा, और अब बच्चों के इस तरह के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैम हम बोर हो चुके हैं, रेगुलरिटी नहीं बन रही है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज द राइट टाइम टू कैच द थिंग्स। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो आप तैयारी करेंगे कब? बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, ये बात आपको समझनी होगी। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम आज ज्योग्राफी का, उससे पहले छोटी सी बात एक हम कर लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा तैयारी एग्ज़ाम से पहले ही की जाती है, फॉर्म निकलते हुए नहीं। आप सोच रहे होंगे जब फॉर्म निकलेंगे, अभी तो लॉकडाउन है, अभी क्या तैयारी करें। ये नहीं सोचना कि फॉर्म निकलेंगे तो हम तभी तैयारी करेंगे। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, सब मुझे जानते हैं। मैं हूँ मानसी जैन, विद्युलाइस एकेडमी की फैकल्टी, शामली ब्रांच। जो बच्चे मेरी क्लासेस लगाते हैं रेगुलर मुझे जानते हैं, और जो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बच्चों मैं मानसी जैन, विद्युलाइस एकेडमी की ओल्ड फैकल्टी, ओल्डेस्ट, यू कैन से ओल्डेस्ट फैकल्टी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस आप कह सकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है। आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ। ज्योग्राफी में भी हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। भारत का भूगोल शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें करनी है, वो ये कि जब हम बात करते हैं जीएस की, जीएस यानी कि आपका सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमने पढ़ा, देन उसको याद किया, लेकिन अगर कुछ टाइम तक हम रिवाइज नहीं करते तो हमने जो भी पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये जीएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कोई भी एग्जाम दो, वाइदर दैट इज यूपीएससी, वाइदर दैट इज एसएससी, या फिर किसी भी स्टेट का टैट एग्जाम हो, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी परीक्षा हो, इन सभी एग्जाम्स के अंदर जीके का, जीएस का, जीए का एक मेजर रोल रहता ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब चीजों को याद कैसे किया जाए। मेरी जो क्लासेस हैं वो अपने आप में इसलिए स्पेशल होती है कि वो क्लासेस आपको ये बताएगी दैट हाउ टू लर्न, व्हाट आर द मेथड्स जिनके बेसिस पर हमें सब कंटेंट याद होंगे। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है, सबसे लॉन्ग जो सिलेबस होता है, वो जीके का ही होता है। क्योंकि देखो, आपको जीके में क्या क्या नहीं पढ़ना, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है, आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, सभी करंट अफेयर्स के मुद्दे, देश की जितने भी ताज़ा घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स जिसे आप कहेंगे, वो भी आपको पढ़ना है। तो आपके लिए ये सारे सेक्शन हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात, जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी मैं आपको याद करने के ट्रिक्स और टिप्स दूंगी, जिससे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। आप जो भी पढ़ेंगे वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझें। जीके कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसका रट्टा मारा जाए। आप जानते हैं 90% बच्चे क्या करते हैं, आते हैं हमारे पास कोचिंग लेने के लिए, मैम मैथ रीजनिंग करा दो, जीके तो हम अपने आप कर लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे, अरिहंत पढ़ लेंगे, मनोहर पढ़ लेंगे, धनखड़ पब्लिकेशन की कोई बुक उठा लेंगे। सोचते हैं कि जीके अपने आप से करने की चीज होती है, रट्टा मारने की चीज होती है। लेकिन भाई समझ लो, आज इस क्लास से मैं पूरे भारत के सभी स्टूडेंट को ये बात बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज इस बात को समझिए, जीके रटने की चीज नहीं है। जानते हो आप भूलते क्यों हो? क्योंकि आप रट्टा मारते हो। इसको छोड़ दो। अगर आप इस हैबिट को छोड़ दोगे तो आपने
प्यारे बच्चों, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी लर्न किया है, वो आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। हमेशा आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे? कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। उसके बाद जब आपका पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा हो गया है, मैम हमने 15 दिन लगाए, महीना लगाया, हमने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली भाई, नोट्स बना लिए बहुत अच्छे अच्छे, अब 10 दिन 15 दिन हम पढ़े नहीं, तो हम जो भी नहीं पढ़े वो हम भूल गए। अब क्या करें? तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे, ये करने के बाद ना, जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा एक हमारा रेगुलर काम होना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस। दैट इज प्रैक्टिस। ध्यान से समझिए, ये बात उन बच्चों के लिए है जितने भी बच्चे आज मुझे इस लाइव क्लास में फ्रेशर देख रहे हैं, बिगनर्स देख रहे हैं, जितने भी बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ध्यान दो। 2 तरह की बुक, वैसे तो 3 तरह की होती है, फिलहाल 2 तरह की बताऊंगी। एक होती है सब्जेक्टिव बुक, एक होती है ऑब्जेक्टिव। बच्चों को यही नहीं पता होता तैयारी कौन सी बुक में से करनी है, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करें। आप कहीं भी पढ़ने जाओगे ना, आपको बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको ये बताएंगे कि बेटा इस बुक में से पढ़ो, इस बुक में से तैयारी करो, ये बेस्ट बुक है। तभी तो कहते हैं कि अच्छा मार्गदर्शन सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सब्जेक्टिव बुक वो होती है जिसमें वर्णन हो, वर्णात्मक बुक जो होती है, जिसके अंदर आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी डिटेल दी होती है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमेशा हमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सब्जेक्टिव बुक फॉलो करनी चाहिए। जब हमारा एक बार सिलेबस गो थ्रू हो जाता है, सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव बुक करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बुक क्या होती है? ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाली बुक, जिसके अंदर 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिया होता है, फिर 4 ऑप्शन दी होती है, फिर नीचे बॉक्स में उसकी व्याख्या की होती है, यानी कि उस क्वेश्चन की डिटेल दी होती है। यहां से आपको यह पता चलेगा जो भी आपने पढ़ा है उसके आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। और इसके साथ साथ फिर एक तीसरी टाइप की बुक होती है जिसको हम बोलते हैं वन लाइनर बुक। वन लाइनर या फिर तथ्यात्मक, फैक्चुअल बुक, वन लाइनर यानी एक ही लाइन में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, वो वाली बुक। तो ये 3 तरह की बुक जीके के लिए आपके पास होनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि जीके आपको कौन कौन सी बुक्स में से पढ़नी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। फिलहाल टाइम क्योंकि हो चुका है तो फटाफट से हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम क्या क्या देखेंगे? भारत के भूगोल में हम देखेंगे पड़ोसी देश, भारत के आसपास कौन कौन से पड़ोसी देश, राज्य, राजधानियां, और जो हाल ही में नए चेंज हुए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो हमारे नए यूटी बने हैं, दमन, दादर नगर हवेली का जो चेंजेस हुआ है, वो सारे चेंजेस आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको रिसेंटली किसी भी बुक में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी मॉडिफाई नहीं हुआ, बुक्स वगैरह के अंदर ऐड नहीं हुआ। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें भी ऐड नहीं होगा। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो जीके की पुरानी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। चलिए यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, आप मेरी वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाएं। वीडियो को बीच बीच में लाइव क्लास जो चल रही होगी, अब साथ साथ अपना रजिस्टर लेके बैठे, पेन कॉपी लेके बैठे, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से करेंगे ताकि वो सीधा माइंड में भी जाए, और उसको याद कैसे करना है हम उन चीज़ों पे भी काम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और ज्योग्राफी के अंदर, भारत के भूगोल के अंदर हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे भारत, राज्य, राजधानियाँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आता है। भारत के राज्य, राजधानियाँ, पड़ोसी देश देखेंगे, यूटी देखेंगे, ठीक है, भारत के तटीय राज्य देखेंगे, कोस्टल स्टेट, चैनल, ये सब चीज़ें हम इंडिया की आज की क्लास में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, टैट एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए
एनडीए का अगर आपका पेपर है, सीडीएस का अगर आपका पेपर है, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम रेलवे भी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा। आप भी साथ साथ सभी मैप बना लीजिए। जितने मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको तो मैप बनाना आता होगा, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है रेगुलर क्लासेस में कि इंडिया का मैप कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रैक्टिस हो। अगर आप लोग अपने हाथ से मैप बना के पढ़ना सीख जाओगे ना, तो समझ लो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फटाफट फटाफट। जहाँ पे क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं ना, वो क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होंगे अगर आप अपने हाथ से खुद से मैप बनाना सीख जाएंगे। क्रैमिंग नहीं करनी है, समझना है, सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत, हमारा भारत। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश, राज्य, राजधानियां, ये सब देखेंगे। ये देखने से पहले इधर देख लेते हैं कि भारत के पूर्व में इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती चलूंगी ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास लगा रहे हैं लाइव, वो इस चीज को समझ सके। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और यहां पर है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। भारत दक्षिण में 3 सागरों से, महासागरों से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है, यानी उत्तर में जो भारत है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। क्योंकि भारत का, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, मैं बहुत टेक्निकल चीजें आपको बताऊंगी, बहुत छोटी छोटी बातें जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है और बच्चों को पता नहीं होता। भारत के, क्योंकि भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से के 3 तरफ पानी है, इसलिए दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है? व्हाट इज पेनिनसुलर? अ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। भूमि का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, क्योंकि दक्षिण भारत जो है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि ध्यान देना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रट्टा मारा होता है, जिन्होंने डायरेक्ट 1 लाइनर बुक पढ़ी होती है, उन्हें यही नहीं पता होता प्रायद्वीपीय भारत क्या है, तो वो कैसे बताएंगे कि कौन सी चोटी पूछ रहा है? इसलिए पता होना चाहिए आपको प्रायद्वीपीय भारत यानी वो कौन से भारत की पूछ रहा है? दक्षिण भारत। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए। जो दक्षिण भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीप है, यानी दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप। लिख लीजिए, मैं बोलती हूं, दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीप है। क्लियर? पहला कौन सा है? आया होगा मन में कि पहला कौन सा है? पहला है अरब प्रायद्वीप, ये फर्स्ट नंबर पे। अरब प्रायद्वीप विश्व का, मैं विश्व की बात कर रही हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, लार्जेस्ट पेनिनसुलर ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? जब विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? अरब। जब हम बात करेंगे दूसरे बड़े प्रायद्वीप की, तो दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीप है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत को ही क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं, रफ कर रही हूं मैं इसको। आई होप आपने उतार लिया होगा। थोड़ी सी स्पीड बना के रखें क्योंकि हमें आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे बेटा क्या आता है। हम अब स्टार्ट करते हैं पड़ोसी देशों से। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? जब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भाई?
हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, स्थलीय सीमा वाले और जलीय सीमा वाले। शायद ये यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश और जलीय। स्थलीय यानी वो देश, वो पड़ोसी देश जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि भूमि से जुड़े हुए हैं। अगर हम स्थलीय सीमा वाले देशों की बात करते हैं तो देखो, अगर मैं आपको मैप में समझाऊं, मैंने मैप इसलिए बनाया है, एक बात समझ लेना बच्चों, अगर हम मैप में कोई चीज़ समझ लेते हैं ना, ये मैप मैंने क्यों बनाया है, मैं चाहती तो और टीचर्स की तरह मैं आपको ऐसे करवा सकती थी कि लिखवा सकती थी, फैक्चुअल क्वेश्चन करवा सकती थी, लेकिन फिर भी हमने मैप बनाया है। मैंने बोला आप भी मैप बनाइए, इसलिए क्योंकि मैप में जो आप समझ लोगे ना वो आपके यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बार बार अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि माइंड में बिठाना जरूरी है, सेट होना ज़्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन, ठीक है, इधर नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये जो बीच में आपको टेडी बियर जैसा दिखाई देगा ये बांग्लादेश, ठीक है भाई, और यहाँ पर म्यांमार। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो 7 देशों के साथ लगती है। इसको याद करने की ना एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, केवल किससे, पड़ोसी देशों से। 7 को याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, बचपन में भू ल, लेकिन हम ल ना लिखकर इसको अ लिखते हैं। ये पाकिस्तान को थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ मैं, बचपन में भूल, ट्रिक है, बड़े सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखो आप, बचपन में भूल, इससे आपको ये याद होगा कि स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, नेपाल, म से म्यांमार, भूटान और अ से है अफगानिस्तान। देखो इस ट्रिक से, ये मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, इस ट्रिक से क्या हुआ, इस ट्रिक से एक तो आपको ये याद हो गया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, दूसरा आपको ये भी याद हो गया कि किसकी सीमा कितनी लंबी है। जैसे कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे लंबी सीमा किसकी, दूसरी लंबी सीमा किसकी, तीसरी लंबी सीमा किसकी, सबसे छोटी सीमा किसकी। तो देखो यहां से आपको क्या हुआ, सबसे लंबी सीमा क्वेश्चन आता है, बच्चे क्या करते हैं, या तो सबसे लंबी याद रखते हैं या सबसे छोटी याद रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखो, सबसे लंबी सीमा, ये जो हमने लिखा है ना, ये हमने क्रम में लिखा है, ये हमने ऑर्डर में लिखा है, क्रम में लिखा है ये हमने। तो देखो क्रम कैसे, लंबाई के अनुसार कि भारत के किन किन पड़ोसी देशों की सीमा भारत को कितनी कितनी लंबी लगती है, उसके हिसाब से हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पे देखना, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, दूसरी लंबी सीमा चीन, तीसरी पूछेगा तो पाकिस्तान, चौथी आप लोग बताओ, वेरी गुड, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अ से अफगानिस्तान। यानी सबसे छोटी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो 99% बच्चे सोचते हैं चीन के साथ लगती होगी, भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नहीं, सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश। जानते हो क्यों? एक मज़ेदार सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हटते हुए, लेकिन इससे आपको याद हो जाएगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जीके हमें किस तरीके से याद करनी चाहिए। देखो दिखने में तो लगता है चीन की लंबी होगी, लेकिन चीन ना होके बांग्लादेश है। मैडम जी ये तो छोटा सा ही दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, तो इसकी कैसे हो सकती है। देखो अब मैं अक्सर अपनी क्लासेस में एक उदाहरण देती हूँ, जो बच्चे मेरी क्लास लगा चुके हैं उनको ये एग्जाम्पल एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, इतनी लंबी है,
और एक लाइन, इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ यहाँ से, एक लाइन मैंने इसी की सीध में ली, 2 डॉट लगाई, लेकिन उसको सीधा ना लेकर ऐसे ले लिया। अब मैंने आपको कहा कि बेटा इस पे धागा चिपकाओ, इस पे धागा चिपकाओ, बताओ किलोमीटर में कौन सी लंबी बनेगी? कौन सी? ऑफ कोर्स ये लंबी बनेगी, है ना? क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पूरा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे कर्व है इसके अंदर, ऐसे ऐसे कर्व है, इसलिए किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ हो जाती है? बांग्लादेश के साथ हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, इसी वाली कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। एक हो गया कि सबसे लंबी सीमा किसकी? बांग्लादेश की। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, अगर पूछेगा तटीय सीमा सबसे लंबी भारत में किस राज्य की, तो भाई गुजरात। उसका भी रीजन ऐसे देखो, ऐसे कटा कटा सा है, इसलिए बन जाता है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन एक इसी से बनता है, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, कि किस महाद्वीप की तटीय सीमा सबसे लंबी है? जब महाद्वीप बात करता है ना, महाद्वीप, ऑप्शन अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसकी? तो अगर मान लीजिए मैं 4 ऑप्शन लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं आपको अफ्रीका दे दूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में आपको एशिया दे दूं, यूरोप दे दूं, या फिर हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन ले लेते हैं, A, B, C, D। अब अगर मैं पूछूं आपसे बताओ किसकी लंबी, तो बच्चों को लगेगा एशिया होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका होगा या अफ्रीका होगा, बट आंसर इज यूरोप, क्योंकि ऐसे है, कटा कटा है, यूरोप का जो तट है वो कटा कटा है। तो ध्यान से देख सोचो, मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं जो इस वाली मेमोरी को, आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को बिठाना है तो आपको याद रहेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश, प्लीज नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी बनती है? गुजरात की। तीसरा क्वेश्चन, किस महाद्वीप की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो यूरोप। और चौथा क्वेश्चन है, किस देश की विश्व में, ये तो भारत की बात हो रही थी ना, चौथा जो क्वेश्चन, फोर्थ जो क्वेश्चन है, विश्व में किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, यानी पूरे विश्व में किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे नाम आता है कनाडा। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, रूस लिखते हैं, लेकिन रूस नहीं होगा, क्या नाम होगा? क्या होगा? कनाडा होगा। आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर। जीके ऐसे ही याद होती है, मिलते जुलते क्वेश्चन एक जैसे करो। ये भी क्या है, जीके को याद करने का एक मेथड है कि आपने एक क्वेश्चन पकड़ा, उस एक क्वेश्चन से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन है वो एक जगह निकाल के याद करो, उससे आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस ट्रिक से देखा, वापस से अपने जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे उसी पर आते हैं। बचपन में भूल से हमें याद हो गए कि भारत के ये 7 जो पड़ोसी देश हैं, ये स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। इनकी राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए, फटाफट से इनकी राजधानियाँ लिख लो। जैसे पाकिस्तान की राजधानी नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, दोबारा बोल रही हूँ, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू लिख देती हूँ, बच्चों को सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की तो सबको पता ही है, ढाका। म्यांमार की राजधानी बहुत कम बच्चों को याद होती है, जो नए बच्चे फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, तब इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, फिर इसका नाम म्यांमार हो गया, राजधानी यांगून हो गई, और अब इसकी राजधानी पीछे चेंज हुई थी, तब इसकी राजधानी हो गई नापिता। म्यांमार की राजधानी नापिता। इसको याद करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, कई बार बच्चों को भूल हो जाती है और ये राजधानी उनके माइंड में नहीं रहती है, तो इसको याद करने का देखो क्या तरीका है। जैसे कई बार क्या होता है कि मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, वो अपने बच्चों को बोलती है कि पी, और बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक पिला लो, बड़े मजे से पियेंगे, दूध नहीं पियेंगे, तो उनकी मदर क्या करती है, एक मारती है थप्पड़,
मारती है और वो बच्चे अकड़ जाते हैं, कहते नहीं पीता, फिर मारती है ना पीता, फिर मारती है ना पीता, तो मार मैन मार मार, वो मारती है, वो कहते ना पीता नहीं पीता ना पीता। तो देखो आपको यहाँ से याद होगी म्यांमार की राजधानी ना पीता। और इसकी देखो इनकी ना मुद्राएं भी याद होनी चाहिए। म्यांमार की मुद्रा आपको यहीं पे इसी के साथ, इसी ट्रिक के साथ याद हो जाएगी। देखो ध्यान से देखना, मदर क्या करती है, बच्चे को मारती है, बच्चा कहता है मैं नहीं पीता दूध, ना पीता, क्या बन गई, राजधानी बन गई। फिर उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है, उसके पापा देख रहे होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है। फिर वो कहते हैं क्या है, क्यों मार रही है, क्या है, क्यों मार रही है, तो क्या होगी, मुद्रा हो गई। म्यांमार की मुद्रा याद हो रहा है ना, म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार की राजधानी और म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। उतारते जाइए, मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि आप साथ साथ लिखते जाइए, उतारते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत काम आएंगे। देखो एक बात आपको बताना चाहूंगी सभी को, आपको जितने भी एंटायर विद्युल आईएएस एकेडमी जो हमारा ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, जिसकी अलग अलग जगह ब्रांचेस भी हैं, इस पूरे ग्रुप में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सभी वो टीचर हैं जिन्हें 10-10, 12-12 साल हो गए, जो अपने अपने सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट पर शायद 10, 15, 20 किताबें पढ़ी होंगी। आप एज एन स्टूडेंट इतनी बुक्स एक साल में कभी भी नहीं पढ़ सकते, 2 साल में कभी भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए जब एक टीचर आपके सामने कंटेंट लेकर आता है तो उसके वो जो बहुत सारे सालों की जो नॉलेज होती है वो आपके पास वो लेके आता है। तो आप उनको बहुत सहज के रखिए, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि वही आपका धन है, वही आपके लिए सीढ़ी है आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए। उसको फॉलो करोगे तभी सफलता तक पहुंचोगे। तो आई होप आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, जलीय सीमा वाले। बातें तो बहुत सारी हैं, लेक्चर जैसे जैसे लेने आऊंगी वैसे वैसे आपको बहुत सारी गाइडलाइंस भी दूंगी कि आप किस तरह फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा सफलता है उस तक पहुंचेंगे। देखो जलीय सीमा वाले भी 7 याद करो, स्थलीय सीमा वाले भी कितने पढ़े, 7, जलीय सीमा वाले भी हम कितने पढ़ेंगे, 7। याद हो जाएगा आसानी से, दोनों साथ साथ हैं। जलीय सीमा वाले देशों की अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं जो वाटर और लैंड दोनों हैं। वाटर और लैंड दोनों की बात करूँ तो पाकिस्तान अभी हमने लैंड में भी पढ़ा है, बांग्लादेश अभी हमने लैंड में भी पढ़ा है। बांग्लादेश देखो यहाँ से वाटर बाउंड्री भी शेयर करेगा। फिर अगर मैं म्यांमार की बात करूँ, म्यांमार भी वाटर बाउंड्री भी शेयर करेगा। ठीक है, अब नीचे 3 स्पेशल, मैं पहले 3 को फोकस करूंगी। देखो यहाँ पर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर है हमारे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप के पास में हमारा पड़ोसी देश है मालदीव और अंडमान निकोबार से यहाँ नीचे की तरफ लगता हुआ है इंडोनेशिया। और यहाँ पर जैसे ये जो अगर लैंड पूरी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आएगा थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 पर मैं नाम लिखती हूँ श्रीलंका का, फिर हम लिखते हैं मालदीव का, फिर हम लिखते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए जो नाम मैं अब आपको बता रही हूँ, इंडोनेशिया, और 7वां नाम हम यहाँ लिख रहे हैं थाईलैंड का। इन सब की राजधानियाँ, इन सब की मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। ये कौन है जो क्या बनाते हैं, जलीय सीमा। इसमें से ये 3 ऐसे थे जो वाटर और लैंड बना रहे थे और ये वाले ऐसे हैं जो ओनली वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि जलीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको बड़े ध्यान से फोकस करना है कि आपसे क्या पूछा है। ये पूछा है जलीय, ओनली जलीय पूछा है या जलीय स्थलीय दोनों पूछा है। तो वैसे जलीय में तो ये सारे काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मालदीव और इंडोनेशिया, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार ये उतारो आप, फिर हम मालदीव और इंडोनेशिया की विशेषता देखेंगे। देखो बच्चों, ज्योग्राफी याद करने का ना, जिन बच्चों के टारगेट थोड़े हाई होते हैं, एसआई क्रैक करना है, एनडीए सीडीएस यूपीएससी तक जाना है, या एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर लेवल तक का कोई एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो जिनके लेवल थोड़े हाई होते हैं उनको अपने पढ़ने की जो अप्रोच है ना, वो आपको अपनी थोड़ी सी अप्रोच बदलनी चाहिए।
अप्रोच थोड़ी सी कैसे बदलोगे? खोजबीन नेचर के बन जाओगे, खोजबीन जिज्ञासु नेचर के बन जाओगे। वो कैसे? कि आपने एक चीज पकड़ी, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना। एक चीज पकड़ी यानी एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसके बारे में और नॉलेज, उसके बारे में और नॉलेज। उससे क्या होगा? जब आप रूट लेवल तक पहुंचोगे ना, तो एक क्वेश्चन अगर उठाओगे तो उस एक क्वेश्चन से जुड़े हुए आपको 100 तथ्य याद हो जाएंगे। यानी एक खोज रहे थे, 100 आपको याद हो गए, तो मजे वाली बात हो गई ना। जैसे अभी मालदीव और इंडोनेशिया यहाँ पर आया, और मालदीव और इंडोनेशिया को देखो हम कैसे याद कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मालदीव ये यहाँ पे छोटा सा मालदीव, थोड़ा ऊपर लिख रही हूं अब, मालदीव राजधानी माले। मालदीव की विशेषता, एशिया महाद्वीप, लिख लीजिए, मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव जो है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से, पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से मालदीव जो है ये एशिया का सबसे छोटा देश है। जबकि अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, यहां पर मैं आपको फैक्ट दे रही हूं, लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे, बाद में पछताओगे वरना। इंडोनेशिया पे आ जाओ। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप, आइलैंड। भाई द्वीप क्या होता है? ऐसी भूमि जिसके चारों ओर पानी हो, लैंड सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का, दोबारा रिपीट कर रही हूं, बार बार रिपीट कर रही हूं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का, गलती मत करना उतारने में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। लेकिन अगर बात करेगा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना, छोटे 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 10,000 से भी लगभग अधिक, 10,000 के लगभग द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है। जनसंख्या, क्योंकि माउंटेन कंट्री है, जनसंख्या अच्छी खासी है इंडोनेशिया की। अगर मैं वर्ल्ड के लेवल पे बात करूं तो इसकी जो इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है द्वीप के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा, यानी पहला। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। अगर बात करेगा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप, जनसंख्या वाले द्वीप की अगर बात करेगा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप, तो नाम आएगा इंडोनेशिया, राइट। इसी से ही बनता है विश्व का। अगर आपको इंडोनेशिया का पूछा जाएगा कि देश के हिसाब से, तो इंडोनेशिया जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, यानी कि इट इज द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। चौथा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। आप इस बात को ऐसे समझिए, पहले नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन, दूसरे नंबर के पर सबसे बड़ा देश भारत, तीसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या के हिसाब से तीसरे बड़ा देश कौन है? यूएसए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो दैट इज इंडोनेशिया। देखो ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि जनसंख्या के हिसाब से विश्व का चौथा बड़ा देश इंडोनेशिया, और वैसे अगर द्वीप की बात करें तो ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है भाई, उतार लिया, चलें आगे। आगे देखो, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया और मालदीव का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ये उतार लीजिए, इतने मैं यहां से रफ कर रही हूं। इंडोनेशिया और मालदीव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए, टॉपिक 1, क्वेश्चन अनेक।
मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, ये देखो भाई, ये चली गई आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी क्या, यानी भूमध्य रेखा, यानी विषुवत वृत्त रेखा, यानी इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, ये गई आपकी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, एशिया महाद्वीप के 2 देश, एशिया महाद्वीप के वे देश जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, एशिया महाद्वीप के 2 देश जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, एक मालदीव और एक इंडोनेशिया। ठीक है, देखो आजकल ना मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक एग्जाम था यूपी में, उसको सुपर टैट परीक्षा बोलते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं भी जानते होंगे। उसके अंदर क्वेश्चन आया था, भारत के समीप से कौन सी रेखा जाती है। मैंने बताया ये 0 डिग्री है, और भारत की ये जो भूमि है ना, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर, ये 8 डिग्री मुख्य भूमि का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। ये 0 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, यानी भारत के समीप से कौन चली गई, भूमध्य रेखा। बच्चों को पता है कि भारत के बीच में से कर्क रेखा जाती है, बच्चे ये याद करते हैं, और वहां पर आंख मीच कर जैसे ही देखा ना भारत के बीच में, भारत के समीप से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा पे निशान लगा दिया। अरे भाई क्वेश्चन को तो समझो, क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के समीप बोला है, समीप, बीच नहीं बोला। अगर कहेगा बीच में से कौन जाती है तो कर्क रेखा, अगर कहेगा समीप से कौन जाती है तो भाई तो भूमध्य रेखा, भारत के समीप से। तो और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एशिया के 2 देश मालदीव और इंडोनेशिया, इसका मतलब क्या निकलता है, आप इसको ऐसे आसानी से याद रखिए कि भारत के आजू बाजू के अगल बगल के पड़ोसी हैं, इधर मालदीव है, इधर इंडोनेशिया है, यानी भारत के पड़ोस में से जा रही है भूमध्य रेखा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेना। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखो वैसे लाइव क्लास में थोड़ा सा देखो चीज़ें फास्ट तो रहती हैं, जो चीज़ें रेगुलर क्लास लेने में मज़ा है, लाइव क्लास में थोड़ा फास्ट तो होता है, लेकिन एक फैसिलिटी होती है कि क्लास जो है बाद में रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर डाउनलोडेड होती है, यानी आप बार बार उसको रिकॉर्ड, उसको प्लेबैक कर कर आप लेक्चर लगा सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अपने आपके जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारे चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, हमारी लाइव क्लासेस के साथ जोड़िए, ताकि वो भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। हमारी जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो इससे ये नहीं, मतलब सिर्फ किस लिए कहा जाता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमारी क्लासेस को पसंद करेंगे, हमारा भी मन करेगा आपके लिए उतने ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना, जो ये पड़ोसी देश वाला कॉन्सेप्ट है, इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1, मैं इससे 3-4 तरह की टाइप बनाऊंगी। टाइप 1 क्वेश्चन देखो बेटा कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य की सीमा लगती है या नहीं लगती। जैसे क्वेश्चन दे दिया, बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा स्पर्श, कई बार दे देता है होती है, और कई बार एग्जाम में देता नहीं होती। और जो नहीं होती वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये जनरली बच्चों के जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारतीय, किन किन भारतीय राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा स्पर्श नहीं होती। ठीक है भाई, ऑप्शन दे दिया उन्होंने, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अब एक और बात बताती हूँ, जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, मैक्सिमम 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं
कि इधर वाले राज्य राजधानियां तो आसानी से याद हो जाती है कि भारत के ये जो राज्य राजधानियां हैं, लेकिन जब हम बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की करते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उन्हें याद नहीं रहता। और इस तरह के क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत हैं, ये हमें बड़े अच्छे से आते हों। तो चलिए एक बार हम पहले पूर्वोत्तर भारत यानी कि ये 7 सिस्टर स्टेट देख लेते हैं। ये अगर हमें आएगा तो जो टाइप 1 इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? अरुणाचल। साथ साथ बनाओ, आप साथ साथ लिखिए इसको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हम क्या याद कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। इस एक तो बना लो बांग्लादेश के हाथ के ऊपर, एक बना लो बांग्लादेश के हाथ के नीचे। आपको क्या सोचना है कि जो बांग्लादेश है वो टेडी बियर की तरह ऐसे करके खड़ा है, तो जो ये ऐसे करके खड़ा है, दोनों हाथ बाहर निकाल के खड़ा है, तो एक इसके हाथ के ऊपर बना लो, एक इसके हाथ के नीचे बना लो। ये ऊपर वाला तो बन गया मेघालय, नीचे वाला बन गया त्रिपुरा। अब ये जो बीच में बच गया ये है आसाम। देखो ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो आज तक जो आपको याद नहीं हुआ ये 7 सिस्टर स्टेट, ये आज मैं आपको टिप्स पे याद करा दूंगी, आपके टिप्स पे होगा। वीडियो के बाद आप चाहे खुद से रिवाइज करके देख लेना, आपको लगेगा यस मैम याद हो गया। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि याद हो रहा है, साथ साथ नहीं। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको याद हो पा रहा है। आप फीडबैक, क्लास का फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। देखो इधर 4 ये 3 ये कितने हो गए? 7। इन 7 राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों वाले राज्य है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, विच अमंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर, इनमें से कौन 7 बहनों वाले राज्यों में शामिल नहीं है या है। ठीक है, देखो अब ये याद कैसे होंगे? बार बार याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना, कॉपी में लिखना, नोट्स बनाना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण याद करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे? फोकस करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर ऊपर आया अरुणाचल। अरुणाचल यानी अरुण का आंचल, अरुण यानी सूर्य, यानी सूर्य का आंचल। मैं आपको ये याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैंने बनाई हुई है, वो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। उस कहानी को अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल यानी सूर्य का आंचल, जहाँ पर सूरज की किरण सबसे पहले पहले उदय होती है। सूरज की किरणें सबसे पहले पहले निकलती है अरुणाचल में। जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधेरा दूर हो जाता है, तो चारों तरफ नाग ही नाग दिखते हैं। नाग ही नाग से क्या बन गया? नागालैंड। जहां पर नाग होते हैं वहां पर मणियां पाई जाती है, क्या बन गया? मणिपुर। जिसको मणियां मिल जाए भाई उसकी मौजी मौज, मौजी मौज भाई, मौज हो गई, मणियां मिल गई। तो 4 नाम याद हो गए। सबसे ऊपर ऊपर इन बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर से याद कर लेते हैं। क्रम में याद करो, क्रम में याद करोगे ना तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस तरीके के। तो देखो अरुणाचल, सूर्य उदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ, नाग दिखाई दिए। जहां नाग होते हैं वहां मणियां मिलती है, जिसको मणियां मिल जाए उसकी मौजी मौज। 4 नाम ये याद हो गए? रफ करके पूछ के देख लूं, करोगे? कमेंट्स में बताओगे याद हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो इधर सबसे ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है भाई, इधर देखो 3, सबसे ऊपर ऊपर मेघालय। मेघालय, मेघालय से भी ऊपर पहले असम देख लेते हैं। देखो
सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है? आसमान। आसमान के नीचे क्या बने होते हैं? बादल यानी मेघ। मेघालय का नाम मेघालय क्यों है? मेघालय, मेघों का आलय यानी बादलों का घर, आलय यानी घर, विद्यालय, विद्या का आलय यानी घर, यानी यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। नाम क्या है? मेघालय। आसाम यानी आसमान, बादल, और बादलों के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा यानी नगरी, जैसे त्रिपुरा, नागपुर, कानपुर, तो यानी कि नगरी। तो ये 7 नाम आपको याद हो गए होंगे। इन 7 की राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग बना लेंगे, मैं आपको नोट्स भी साथ साथ बनवा रही हूँ। हेडिंग बना लेंगे 7 सिस्टर स्टेट। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे अरुणाचल, फिर लिखेंगे नागालैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम लिखेंगे, इनकी राजधानी लिखेंगे साथ साथ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? बोलिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलोंग। और आसाम की दिसपुर। आसाम की दिसपुर। तो ये 7 सिस्टर स्टेट आपको याद हो गए। वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। वो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखो आप, क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, ये बांग्लादेश था, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर। ये यहाँ पे बांग्लादेश था। बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पश्चिम की तरफ से ये पूरा, ये जो अब मैंने सर्कल बनाया है, ये जो मैंने एरिया बनाया है यहाँ तक, ये जो लाइन बन गई है ये पूरा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी बांग्लादेश को पश्चिम की तरफ से पूरा किसने कवर कर लिया? पश्चिम बंगाल ने कवर कर लिया। ठीक है, इधर इस तरफ अगर हम जाएंगे इधर से, तो यहाँ से असम ने टच कर रखा है, इधर से, यहाँ से भी इस हाथ के पास से असम टच कर रहा है, ऊपर से मेघालय, नीचे से त्रिपुरा टच कर रहा है। यानी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री कौन बना रहा है? वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, और ध्यान दीजिए जो कि इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है इसने अपना एक पैर फंसा लिया। बांग्लादेश अगर आप एग्जैक्ट मैप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, यानी इसने म्यांमार जाने का रास्ता नीचे से बनाया हुआ है। तो जो ये बांग्लादेश का पैर गया हुआ है ना, इस पैर की वजह से ये जो मिजोरम है, ये नीचे से मिजोरम को स्पर्श करता है। यानी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले नीचे से कौन और एक बन जाएगा? मिजोरम बन जाएगा। और ये इस पैर की वजह से ही जो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनकी सी बाउंड्री नहीं बनती। अगर ये पैर नहीं होता तो ये सब बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते, लेकिन अब ये बंगाल की खाड़ी को स्पर्श नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो ये पैर है, ये पैर यहाँ पे फंसा हुआ है, और इसकी वजह से ये किसको स्पर्श कर रहा है? मिजोरम को। अब ऑप्शन देखो, मिजोरम को स्पर्श करता है, मेघालय को स्पर्श करता है, त्रिपुरा को स्पर्श करता है, किसे स्पर्श नहीं करता? नागालैंड को। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्पर्श करता है और किसे स्पर्श नहीं करता। तो चलिए इस टॉपिक को हम जल्दी से देख लेते हैं। टाइप 1 जो हमारा है, इस टाइप 1 की आप हेडिंग बना लीजिए। टाइप 1 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले या स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, और इसे हम लिख लेंगे बचपन में भूल वाले ऑर्डर में, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, च आएगा पहले, ब च प न, यानी बांग्लादेश के साथ किस किस की सीमा लगती है? चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ किस किस की लगती है? नेपाल के साथ किस किस की सीमा लगती है? ब च प न में यानी म्यांमार, भू यानी भूटान, फिर अ यानी
अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 कर इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। अभी मैं समझाती चलूँगी वहाँ पे आपको। इसको करने से पहले बांग्लादेश हमने कर लिया है, तो बांग्लादेश के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने आप। सबसे पहले कौन आया था? वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद कौन था वहाँ साइड में से? आसाम, और फिर उसके बाद आया मिज़ोरम। ठीक है, यानी बांग्लादेश को ये 5 नाम स्पर्श करते हैं। चीन पे आते हैं। चीन को याद करने के लिए हमें पहले जो ये नए चेंजेस यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जो यूटी बने हैं हमारे, इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो देखो, इसको हम एक बार समझते हैं। देखो भाई, ध्यान देना। अब तो आपको सबको पता होगा भारत के कितने राज्य रह गए हैं? 28। कितने यूटी हैं? कितने यूटी हो गए? पहले कितने यूटी थे? 7। फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी बने तो हो गए 9। 9 के बाद फिर दोबारा कितने हो गए? 8। 8 कैसे हो गए? क्योंकि 2 यूटी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, उनको भी आपस में मिला दिया गया। तो अब हमारी यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी संघ शासित प्रदेश। अब हमारी यूटी कितनी है? 8। देखो, मैप में समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ से मैं 101% श्योर हूँ कि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। देखो, मैं जनरली बच्चों को सिखाती हूँ कि देखो, ये भारत के 2 कान हैं। एक कान ये है, एक कान बड़ा बनाना, एक कान छोटा बनाना। जो ये 2 कान है ना, यहीं से डिवाइडेशन हुआ है इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया जम्मू कश्मीर का, ये पूरा यूटी बन गया लद्दाख। इस पोर्शन में यहाँ तक ये बना है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर ये है हिमाचल, यह हिमाचल, और यहाँ पे इस तरह से उत्तराखंड आ जाता है, और यहाँ पे ये है पंजाब। पंजाब, ठीक है। तो देखो इधर, अब अगर मैं इसकी बाउंड्रीज आपको बताऊं तो ये यहाँ पर ये है पाकिस्तान, थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं। इधर से ये इधर अफगानिस्तान है, और यहाँ से ये सारा चीन है। ठीक है। पहले हर बुक के अंदर, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें पुराने हिसाब से ये क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन अब जो ये न्यू चेंजेस हो गए हैं तो उन नए चेंजेस के हिसाब से यहाँ पर ये सारे आप देखोगे तो नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। देखो कैसे, इस वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे और नोट्स भी बना लेना, क्योंकि ये सब नए क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, पाकिस्तान से पहले चीन देख लेते हैं। चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है? चीन की सीमा मैं ये रफ कर रही हूं, आप उतार चुके होंगे। क्लैरिटी जरूरी होती है बोर्ड पर, ताकि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो मिक्स ना हो, हमारा बोर्ड हमें क्लियर हो। देखो इधर चीन यहाँ है। ठीक है। देखो भाई, इसे मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब ये क्या है? यूटी है। अभी हमने राज्यों की बात करी है ना कि कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो नंबर 1 हिमाचल कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लो नंबर 1 पे हिमाचल। नंबर 2 ये, यहाँ पे नंबर 2 पे कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये तो पड़ोसी देश नेपाल है, तो यहाँ नीचे से कौन आएगा? यूपी है। लेकिन क्या यूपी चीन को स्पर्श करेगा? नहीं, क्योंकि यूपी तो नेपाल को कर रहा है। यहाँ पे बिहार है, वो भी नेपाल को स्पर्श करेगा, चीन तक नहीं जा रहा। लेकिन ये छोटा सा, ये क्वेश्चन में बहुत आता है, ये जितना छोटा है ना उतना एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम। ठीक है। सिक्किम जो है चीन को स्पर्श करता है। बड़ा फेमस दर्रा है यहाँ पे, नाथुला दर्रा, नाथुला पास, जो कि चीन और भारत के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। सिक्किम से फिर हम आगे जाएंगे तो कौन आ जाएगा? अरुणाचल। ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी होता था। 5 नाम आते थे कि ये 5 हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन अब ये कितने हो गए? 4। तो ध्यान से देखना भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने नोट्स में ऐड कर लो। जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लासेस लगाई हुई है वो भी अपने नोट्स के अंदर करेक्शन कर लेंगे। 5वें नंबर पर जो आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, वो आएगा लद्दाख।
एज एन यूटी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत को चीन को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। 1 यूटी। जम्मू कश्मीर ऑप्शन में होगा, ध्यान दें, तभी कहते हैं मैप को फोकस करो, मैप को, डायग्राम पर ध्यान दो। देखो डायग्राम, क्या जम्मू कश्मीर चीन तक जा रहा है? ध्यान दो, ध्यान से देखो, क्या जम्मू कश्मीर चीन तक जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या जम्मू कश्मीर चीन तक जा रहा है? नहीं जा रहा। कौन जा रहा है? लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर अब चीन के साथ सीमा नहीं बनाता, लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाएगा, जो कि यूटी है। अब अगर आपको क्वेश्चन में देगा कि कितने राज्य बनाते हैं तो 4, लेकिन अगर देगा कितने राज्य यूटी बनाते हैं तो आंसर होगा 5। कौन सी यूटी बनाती है? तो एक ही यूटी बनाती है, लद्दाख। इस बात को आप ध्यान में प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। पाकिस्तान पर आ जाइए। पाकिस्तान भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान पहले यहां से जम्मू कश्मीर बन रहा था, लेकिन अब नए हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है। नंबर 1 पंजाब, पंजाब, उसके बाद यहाँ से आ जाता है ये राजस्थान, और यहाँ से आ जाता है गुजरात। यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर यूटी कितने आएंगे? तो 2 यूटी आएंगे। 2 यूटी कौन कौन से आएंगे भाई? जम्मू कश्मीर आएगा और लद्दाख आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, इन सबको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं अभी हम फिलहाल कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग से यूटी मैंने अलग से बना के लिखे हैं। ये दोनों यूटी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल की अगर मैं बात करूंगी तो देखो नेपाल से कौन कौन सीमा बना रहे हैं, तो सिर्फ बता रही हूँ, आप अपने आप लिख लेना ध्यान से, 2 बार बोलूंगी मैं। उत्तराखंड, यूपी, यहाँ से आ जाएगा बिहार, यहाँ से ये पूरा मैंने आपको पश्चिम बंगाल बताया था, और उसके बाद सिक्किम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल हो गया। म्यांमार पे आ जाओ। म्यांमार यहाँ पे है। म्यांमार के साथ सीमा कौन बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भूटान पे आ जाइए। भूटान ये यहाँ पर है, भूटान, ठीक है। भूटान से कौन कौन सीमा बना रहा है? तो भूटान से सीमा बन रही है सिक्किम, ये इधर से पश्चिम बंगाल, ये सारा असम, और ये अरुणाचल। 1 2 3 4, यानी भूटान से कौन कौन सीमा बना रहा है? तो ये जो नाम है मैं यहाँ लिख रही हूँ। भूटान से सीमा बना रहा है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल, ये भूटान से सीमा बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता, लेकिन केवल एक ही यूटी है जो सीमा बनाता है। कौन? लद्दाख। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट्स में ऐड कर लीजिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नई जो भारत में हाल ही में बदला हुआ है। अच्छा चलो बताओ, ये पूछ लेती हूँ आपसे कि जम्मू कश्मीर कब बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? तो आप इसकी डेट याद रखेंगे, कभी भी आ सकता है, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और अगर पूछेगा दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, इनका विलय कब हुआ? कब से ये दोनों एक हो गए? कब से लागू हुआ था वो? तो 26 जनवरी 2020, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। इसकी 3 टाइप है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हमारी ये तीनों आज की क्लास में कवर हो जाए, फिर कल की क्लास में और डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे। भारत के भूगोल में सबसे लेंथी मैं इसी टॉपिक को मानती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसीलिए कोई भी एग्जाम हो, ये तो जीके का बेसिक टॉपिक है, कोई भी परीक्षा हो, इसको ज्योग्राफी नहीं जीके बोलते हैं, क्योंकि आप भारत के वासी हो, भारत के बारे में तो जानकारी आपको होगी ही होगी, ठीक है। फिर भाई इसमें टाइप
टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। पूछ लेता है कि दूसरी लंबी सीमा किसके साथ, दूसरी लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है, या सबसे लंबी किसके साथ बनती है, या सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, बचपन में भूल, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे लंबी बांग्लादेश, दूसरी लंबी चीन, तीसरी लंबी पाकिस्तान। तो टाइप 2 के ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 के बाद फिर हम आज की क्लास को ओवर करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाइप 3 है हमारी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उनसे यही सब क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं मैप को अब रफ कर रही हूँ। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे आपने सुना होगा रेड क्लिफ लाइन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की है, ड्यूरन लाइन या ड्यूरन लाइन बोलते हैं इसको, ड्यूरन रेखा किन किन देशों के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम है। ऐसे ही सर्क्रिक रेखा पूछी जाती है। फिर 3 बीघा कॉरिडोर, इसको उतार लो भाई साथ साथ, 3 बीघा कॉरिडोर, राइट। फिर एक और है हमारी जिसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, या इसे पाक जल संधि कहते हैं। इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट बोला जाता है, पाक स्ट्रेट, राइट। तो उतार लीजिए इसको। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच की है, सबको पता होगा, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत प्लस चीन, ड्यूरल लाइन भारत प्लस अफगानिस्तान, बट इट इज बिफोर 1947। आफ्टर 1947 की बात करेंगे या वर्तमान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। फिर सर्क्रिक रेखा पूछी जाती है। तो जो सर्क्रिक रेखा है ये गुजरात वाले रास्ते से जो पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ की है। 3 बीघा, बीघा ब से याद रखना, बी से बीघा आ रहा है, तो ये किसके साथ बना रही है सीमा, बांग्लादेश और भारत के साथ। ऐसे ही अगर मैं पाक जल डमरू या पाक जल संधि की बात करूँगी तो ये किसके साथ बनाएगी, श्रीलंका और भारत। ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है, पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक से उनको लगता है कि पाकिस्तान को जोड़ती होगी, लेकिन ये श्रीलंका। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था, डिफेंस का था, उसमें पूछा था एडम्स पुल, ऐसे करके दिया हुआ था, एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच है। हिंदी में बोलते हैं आदम पुल, किन 2 देशों के बीच की सीमा है। तब भी आंसर आपका क्या होगा, भारत और श्रीलंका, ठीक है भाई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आज हमने अपना फर्स्ट टॉपिक का पहला भाग खत्म किया है, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बताई है। ये टाइप 3 था। कल हम देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे भारत के राज्य राजधानियाँ और जो यूटीज में न्यू चेंजेस हुए हैं, दादर नगर हवेली दमन द्वीप, इनसे जो नए नए क्वेश्चन बनते हैं कल हम वो सब भी देखेंगे। और साथ में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे जो कि हमारे चैनल्स तटीय राज्य है, जिसमें कोंकण, सौराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल की क्लास में हम इस टॉपिक को देखेंगे। अगेन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी लाइव क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। देखो पंक्चुअलिटी ज़रूरी है। आपको लगेगा कि भाई क्लास तो है इस टाइमिंग पर हो रही है, हम इस टाइम तो हम सो के उठते हैं, तो भाई जल्दी उठिए। लॉकडाउन में क्लास लेने के लिए अगर मैं यहाँ स्टूडियो तक आ सकती हूँ तो शायद आप भी उठकर अपने मोबाइल के साथ बैठ सकते हैं, है ना। और जितने मेरे स्टूडेंट शामली ब्रांच के आज मुझे क्लास में देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पानीपत सेंटर के ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट नए जो आज हमसे जुड़े हैं पहली बार, उन सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों खूब मन लगा के पढ़ाई करो, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, सफलता के लिए रास्ता बनाओ। हमारी पूरी टीम मार्गदर्शन के लिए आपके साथ है, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, बाय।